देखो अणु x और y का रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप होता है। द्वितीय कोटि की है बेटा, इसमें द्वितीय कोटि के अनुरूप होगा, ठीक है ना। तो कहता है यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, जो x हमारे पास है उसकी सांद्रता में क्या करना 3 गुनी कर दी जाए, तो y का निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। y का जो निर्माण हो रहा होगा, उस निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलो इससे रिलेटेड देख लेते हैं, पहले प्रश्न अनुसार देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, जो हमारे पास अभिक्रिया की दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, जो हमारे पास अभिकारक पदार्थ की सक्रिय मात्राओं के समानुपाती है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें, मान लीजिए हमारे पास प्रश्न के अनुसार यदि देखेंगे, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है, अनुसार यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्या है द्वितीय कोटि की, यानी कि R1 इज इक्वल टू क्या आएगा K और एक्टिव मास ऑफ X, एक्टिव मास ऑफ X, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। 2 कहां से आया बेटा, ये 2 कहां से आया, ये देखो द्वितीय कोटि के है ना, इसलिए हमने 2 किया। प्रथम कोटि की होती तो 1 रहता। ये 9 गुनी द्वितीय, हो जाएगी सर, हाँ 9 गुनी। हाँ वो तो अलग बात है, वो बात की बात है। पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास R एक पदार्थ है जिसकी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जो होती है बेटा हमेशा, यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा A से P में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम पूछें इसकी अभिक्रिया की दर क्या है, तो आप निकाल सकते हो। देखो अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, अभिकारक पदार्थ की, एक्टिव मास ऑफ, ठीक है ना, ए, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पदार्थ दे रखे, एक तो दे रखा है कौन सा वाला एक्स दे रखा है और दूसरा वाई दे रखा है। ये प्रथम कोटि के लिए होगा बेटा, यदि द्वितीय कोटि को 2 हो जाएंगे, तृतीय कोटि हो जाएंगे तो 3 घात हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से घातों की संख्या बढ़ती रहती है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या कर देंगे, शून्य लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये अलग अलग टाइप अभिक्रिया है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई में रूपांतरण, एक्स का वाई में रूपांतरण, एक्स को वाई में बदलना है ना। द्वितीय कोटि की बल गति ये है, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहां से पता लगता है, हमने उसकी घात से पता लगा है ना। और कहता है कि यदि x की सांद्रता, जो x हमने चूज किया, x की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, 3 गुनी कर दी जाए, इसकी सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तो y के निर्माण पर और निर्माण होने में वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने 3 गुना कर दिया, उससे y के निर्माण में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यदि हम 3 गुना सांद्रता कर दें, सांद्रता बराबर 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना कैसे करेंगे बेटा, देखो R2 बराबर, तो हम सांद्रता R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा इज इक्वल टू के, और यहाँ क्या होगा एक्टिव मास ऑफ 3 इंटू एक्स, है ना, 3 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या आएगा इसकी पावर 2 हो जाएगा। तो यदि हम R2 इज इक्वल निकालेंगे, R2 इज इक्वल टू, ये R2 ही था बेटा, है ना, R2 इज इक्वल टू क्या आएगा के, और यहाँ पर क्या होगा 9 और एक्टिव मास ऑफ x2, ऐसा हो जाएगा, है ना, क्योंकि x की पावर 2 तो है ही पहले से, और ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। अब हमारे पास एक समीकरण तो ये हो गई और एक समीकरण ये होगी। अब जो समीकरण नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, ए का भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर, ठीक है ना, 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग देने, समीकरण नंबर 1 से भाग देने, तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण नंबर 2 में R2 है, R2 अपॉन R1, जो वैल्यू यहाँ दे रखी वही लिखेंगे हम, है ना। और ये देखो R2 की वैल्यू कितनी है 9 के एक्टिव मास ऑफ x और उसकी पावर 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू यह है, यहाँ पर क्या आएगा k इंटू एक्स की पावर 2,
x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, k से k कैंसिल हो जाए, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 9, यानी कि R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू R1, ये 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 9 गुना, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाएगा। 3 गुना यदि हमने क्या कर दिया, उसकी मात्रा 3 गुनी कर दी, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से